और पार्टी क्या हाल चाल। तो स्वागत है हमारे प्रोडक्ट टेबल के सेकंड लेक्चर में। तो आज हम बात करने वाले हैं ना इस चैप्टर के सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट से। एज 80 से 90% जो क्वेश्चन आते हैं ना आपके यही पार्ट से आते हैं, और यही वाला पार्ट ना स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा मतलब परेशान करते हैं, या बोलते हैं रटने वाला चीज़ है, समझ नहीं आ रहा है यार कैसे होगा। लेकिन हम बता रहे हैं ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देख लो, भले 2x पे देख लो, 1.5x पे देख लो, जैसा हम आपको सूटेबल है वैसा देख लो। लेकिन हम ये दावा करें ये वीडियो अगर आप शुरू से लेकर एंड तक देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये चैप्टर में रखने ऐसा कोई चीज़ है ही नहीं, आप फालतू इतना लोड ले रहे थे। और ये चैप्टर ना बहुत मतलब क्या बोलते हैं समझने के ऊपर है। एज हम लोग के ऊपर कोई चीज़ ऐसा रख दिया जाता है तो हम लोग हाँ ये है तो ये है, बट ये है तो ये क्यों है। अगर आपको ये क्यों मालूम चल जाएगा ना तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाला। तो वो क्यों जो है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो लगे रहना इस वीडियो में। तो बिना टाइम वेस्ट किए पेन और पेपर निकाल लो और बोर्ड की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला टॉपिक जो हम लोग को कवर करना है वो आपका शेल या ऑर्बिट। ठीक है, जो के लो बात दोनों का एक ही है। तो अब बचपन से पढ़ते आ रहे हो केमिस्ट्री में भाई कि भाई एटम ऐसा दिखता है एलिमेंट का। ठीक है, ये आपका न्यूक्लियस हो गया। अब न्यूक्लियस के अंदर ना आपका रहता है आपका न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, दोनों साथ रहता है। अब एक सर्कुलर पाथ रहता है, ठीक है, ऐसे करके इसमें ना इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहता है। ठीक है, अब ये जो सर्कुलर पाथ है ना जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उसी को हम लोग कहते हैं शेल या ऑर्बिट। ठीक है, बस इतना ही था। अब इसमें ये समझना इंपॉर्टेंट है ना, समझना इंपॉर्टेंट ये था कि भाई डाउन द ग्रुप, और यहां लिख देते हैं अक्रॉस द पीरियड, क्या वेरिएशन आ रहा है, क्या चेंजेस आ रहा है। ठीक है, तो डाउन द ग्रुप मतलब समझो या टॉप टू बॉटम। ठीक है, टॉप से बॉटम। ऐसे एग्जाम में आपने दोनों में से कोई एक चीज से पूछ लेगा। अक्रॉस द पीरियड मतलब लेफ्ट टू राइट, दोनों मतलब सेम। ऐसे मतलब समझ गया ना, तो समझो यहाँ प्रोडक्ट टेबल आपका रखा हुआ है। ठीक है, तो आपका ऐसे ऐसे करके ग्रुप है, ऐसे ऐसे करके पीरियड है। तो ठीक है, अक्रॉस द पीरियड मतलब आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो, उसी तरह डाउन द ग्रुप जा रहे हो मतलब टॉप टू बॉटम जा रहे हो। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है। अब डाउन द ग्रुप में बात करते हैं। अब लोग बात किए थे पिछला वीडियो में कि कैसे डिटरमाइन करते हैं कि इस नंबर ये एलिमेंट मान लो इस पीरियड को बिलोंग करते हैं, जैसे 2, ये एलिमेंट सॉरी, जैसे मान लो ये कोई एलिमेंट है x, ये इस पीरियड नंबर 2 को बिलोंग करता है, तो उसका नंबर ऑफ शेल कितना होगा, नंबर ऑफ शेल हो जाएगा 2। और अगर वो पीरियड 1 से बिलोंग करेगा तो नंबर ऑफ शेल कितना हो जाएगा 1। ये हम लोग बात किए। तो आपको दिख रहा है कि हाँ अगर 1 2 3 करके आपका पीरियड ऐसे नीचे बढ़ रहा है तो उस वजह से आपका क्या कहते हैं शेल नंबर भी बढ़ेगा। तो आपको समझ में आ गया कि डाउन द ग्रुप अगर आप जाओगे तो आपका जो शेल नंबर है, डाउन द ग्रुप जाओगे तो आपका जो नंबर ऑफ शेल है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, एज और उसी तरह अक्रॉस द पीरियड मान लो। ठीक है, मान लो ये सेकेंड पीरियड है, तो यहाँ पे जितना भी आपका एलिमेंट आएगा ना सब में क्या होगा, सब में नंबर ऑफ शेल तो सेम ही होगा ना भाई। यही तो डिटरमाइन कर रहा था हमारा कि जो पीरियड नंबर आएगा वही एलिमेंट का नंबर ऑफ शेल हो जाएगा। जैसे मान लो एग्जांपल लेते लिथियम ले लो और कार्बन ले लो, दोनों पीरियड नंबर 2 को बिलोंग करते हैं, और इसका एटॉमिक नंबर आएगा आपका हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन, कार्बन का 6, डिवाइड करो 2,1 2,4, कितना नंबर ऑफ पीरियड है, दोनों में 2 ही है, सेम ही रहने वाला। तो मतलब अक्रॉस द पीरियड ही है, मतलब लेफ्ट से राइट जाओ तो क्या रहेगा आपका नंबर ऑफ शेल कांस्टेंट रहने वाला। ठीक है, कांस्टेंट रहने वाला। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ हो गया। लेकिन अब ऐसे ही एक और चीज़ है, ठीक है, वो मतलब इससे से मिलता जुलता चीज़ है, और वो है वैलेंसी। ये है तो बहुत ज़्यादा इजी, पर बच्चे लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, वैलेंसी। ठीक है, वैलेंसी हम डेफिनेशन एकदम हम डेफिनेशन जो बता रहे हैं ना वो समझ के जाओ, रट के मत जाओ। जो पॉइंट बोल रहे हैं वो पॉइंट याद रखो। क्या है ये, सीधा कुछ नहीं है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, क्या है भाई वैलेंसी, वैलेंसी कुछ नहीं है भाई, कंबाइनिंग कैपेसिटी है ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, अब ये इक्वल पता है किसका होता है, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट किया
या शेयर किया, या क्या कहते हैं उसको, एक्सेप्ट शेयर, या मतलब क्या था, लूज़ किया, ठीक है, लूज़ किया तो एक्सेप्ट शेयर या लूज़, या डोनेट, डोनेट अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब ये आपको ऐसे तो समझ नहीं आएगा, एग्जाम्पल से समझते हैं भाई, क्या दिक्कत है। यहाँ पर एक एटम है, ठीक है, आपका 2 इलेक्ट्रॉन हुआ, अब ये 1 2 3 लेता है, ठीक है। तो ये कोई एक, मान लीजिए ये कोई भी एक एलिमेंट का एटम है जिसमें 2 शेल है, और आपका पहला शेल में तो आपका 2 रहेगा, डुप्लेट कंप्लीट। और जो आउटर मोस्ट शेल है ना, आउटर मोस्ट ऑर्बिट, उसमें कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब ये जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है ना, यही डिटरमाइन करता है आपका हर एक चीज़, ठीक है। तो ये जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने नंबर ऑफ शेल, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं ना, उसी को हम लोग कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 3 है। अब 3 है तो इसको क्या करना, मतलब हर एक एटम चाहता है ना एलिमेंट का कि भाई वो स्टेबल रहे, कुछ रहता है, स्टेबल कब रहेगा, ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो अब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए, और 5 चाहिए, ठीक है। और 5 इलेक्ट्रॉन अगर इसको मिलेगा तब जाके इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, मतलब ये खुश हो जाएगा। लेकिन अब बताओ, ये किसी से 5 लेना सही है या किसी को 3 देना सही है। और हम बता दे रहे भाई, इसमें जो सबसे ज़्यादा आसान चीज़ होता है ना, एलिमेंट हमेशा वही करता है, एलिमेंट का एटम वही चीज़ करेगा कि भाई 5 लेना आसान है किसी को या 3 देना। सिंपल बात है, किसी को वो 3 दे देगा तो ठीक है। तो अगर वो किसी को 3 क्या कर रहा है, डोनेट कर दे रहा है, तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, 3। उसी तरह अगर मान लो ये 2 हो गया, यहाँ पे मान लो 1 ही है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, वी लिख दे रहा है, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, 1 हुआ, वैलेंसी कितना हुआ, 1 हुआ, ठीक है। अगर मान लो 2 कर दिया जाए तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 2। अरे भाई 2 हो गया तो वैलेंसी कितना हो जाएगा, सिंपल बात है 2 हो जाएगा। मान लो 3 कर दिए तो फिर 3 हो जाएगा, ठीक, 3 हो गया। अब मान लो 4 कर दिए, 4 हो गया, फिर भी 4 हो गया, ये भी 4 हो गया। अब मान लो 5 हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो चलो 5 है, वैलेंसी क्या होगा, 5। हाँ भाई 5 ही होगा, नहीं 5 एकदम नहीं होगा, समझो हम क्या बोले थे, 5 है, ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 है। तो अब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए भाई, कि इसको कोई 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, ठीक है। ये 3 इलेक्ट्रॉन किसी क्या कहते हैं, एक्सेप्ट कर लेगा, तो भाई इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। या तुम बोलो ये 5 किसी को दे देगा, 5 देना आसान है या किसी से 3 लेना आसान है, 3 ही लेना आसान है, तो भाई इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा वैलेंसी, जबकि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 था। तो वो उस पर मत बिल्कुल जाना कि भाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितना है 1 2 3 4, हाँ तो सबका वैसे ही हो जाएगा, नहीं। आपको देखना कि उसको कितना, मतलब इलेक्ट्रॉन वो क्या कर रहा है, किसी से एक्सेप्ट कर रहा है, शेयर कर रहा है या डोनेट कर रहा है, ठीक है। तो अगर आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर आपका 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, तो आपका ठीक है, वैलेंसी कितना हो जाएगा, वही एज इट इज सेम, ठीक है। बट अगर मान लो 5 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ, तो कैसे डिटरमाइन करोगे वैलेंसी, सिंपल है, 8 से माइनस कर देंगे, ठीक है। 8 - 5 3, 8 - 6 2, 8 - 7 1, ठीक है। तो ये आपका हो गया वैलेंसी। अब पता है कोई महान व्यक्ति होते हैं जो लिखते हैं ना, 3 को 3 नहीं लिखते, -3 लिखते हैं, -2 लिखते हैं, -1 लिखते हैं, एज वो बोल रहे कि भाई वो 3 इलेक्ट्रॉन वो ले रहा है किसी से तो माइनस ले रहे हैं, मतलब एक्सेप्ट कर रहा, तो 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो -2। पर हम बता रहे एकदम बिल्कुल नहीं भाई, ये जो भी तुमको बता रहा है ना वो खुद भी पागल है, तुमको भी पागल बना रही है, ये चीज़ एकदम नहीं करना है। क्योंकि वैलेंसी क्या है, कंबाइनिंग कैपेसिटी है, कंबाइनिंग कैपेसिटी है तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। भले वो डोनेट करे, शेयर करे, एक्सेप्ट करे, कुछ भी करे, हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि हाँ आपने एक्सेप्ट वाला बता दिया, डोनेट वाला भी एग्जाम्पल देख लिया, अब एग्जाम्पल देखते हैं शेयर वाला। अब मानो 4 एक, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4, तो वैलेंसी आपको मालूम है 4। अब बताओ वो किसी से 4 लेगा या किसी को 4 देगा, क्योंकि भाई वो 4 कहते हैं, 8 है ना, 8 है, ठीक है, 1 से लेके 8, तो ये 4 क्या होगा, आपका मिड पॉइंट जैसा हो गया, ठीक है, मिड पे आ रहा है एकदम। तो 4 वो क्या करेगा किसी से, ना वो किसी को देगा, ना वो 4 इसको कोई देगा, तो क्या करता है ना इन लोग कोई इसी ऐसे ही एक क्या कहते हैं एटम रहेगा, इसके पास भी कितना रहेगा, 4, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन, ये क्या करेगा, 4 4 दोनों शेयर कर लेगा, दोनों में ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, दोनों शेयर करके एक तो बनाएगा बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है।
ये जो बॉन्डिंग वाला चीज़ है ये आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना, तो इसमें बस ना कि भाई शेयरिंग होता है सेम सेम, जैसे मान लो ये कार्बन है, कार्बन तो शेयर हो गया, जैसे सिलिकन, सिलिकन भी शेयरिंग करके अपना कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है और शेयरिंग करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। तो वैलेंसी में आपको इतना ही पढ़ना है, ठीक है। अब इसके बाद आता है एक नेक्स्ट टॉपिक जो कि आपका इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो वो ध्यान से देखना। तो आगे बढ़ने से पहले आपको मालूम चल ही गया होगा कि वैलेंसी होता क्या है, वैलेंसी का टर्म क्या, आपको इतना मालूम चल चुका है, ठीक है। तो अब बात करते हैं वैलेंसीज में वेरिएशन क्या क्या आ रहा है, मतलब डाउन द ग्रुप जाने में और अक्रॉस द पीरियड जाने में, ठीक है। तो डाउन द ग्रुप अगर आप आओगे तो आप पिछले क्लास को रिमाइंड करो, तो भाई हम लोग ग्रुप नंबर कैसे डिसाइड करते थे, ग्रुप वाला जो हम लोग फॉर्मूला ऐसे लिखे थे, क्या होता था, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन की इक्वल होता था, ठीक है। तो मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितना आपका इलेक्ट्रॉन आएगा वही आप पर डिपेंड करेगा कि ये कौन से ग्रुप को डिपेंड करता है। जैसे इसमें 3 इलेक्ट्रॉन, तो ये कौन से ग्रुप को डिपेंड करेगा, 13 ग्रुप को, क्योंकि हमने बताया था कि 3 से लेके ऐसे 12 वाला को नेग्लेक्ट कर रहा है, ये फॉर्मूला का पार्ट है, ठीक है। तो अगर मान लो यहाँ 2 रहेगा तो 2 आएगा तो यहाँ सिंपल सेकेंड ग्रुप को बिलोंग कर देगा। तो आपको मालूम चल रहा है कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो तो डाउन द ग्रुप में चेंज हो गए नहीं है। ऐसे मान लो जैसे ग्रुप 2 है, ठीक है, ग्रुप 2 हो गया, जैसे मान लो ये ग्रुप 2 हो गया, ठीक है, ग्रुप 2 हो गया, तो यहाँ पे सबका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन ही होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे तो वैलेंसी चेंज ही नहीं होना, तो मतलब डाउन द ग्रुप अगर आप आओगे तो ये आपको कांस्टेंट मिलने वाला है, ठीक है, कांस्टेंट आपको वैलेंसी मिलने वाला। बट वही चीज़ अगर आप देखो अक्रॉस द पीरियड के ऊपर है, ठीक है। अक्रॉस द पीरियड में आपको मालूम चल रहा होगा कि जैसे आप पीरियड है, आपका सेकंड पीरियड है, ठीक है। अब इस तरह आपका ग्रुप नंबर बढ़ रहा है, 1 2 ऐसे करके ऐसे आगे बढ़ रहा है। तो आपको अक्रॉस द पीरियड में आपने बताया था कि आउटर मोस्ट जैसे 1 है, फिर यहाँ 2 हो रहा है आपका ग्रुप नंबर, तो आपको पता है यहाँ पे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, फिर यहाँ आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, ऐसे ऐसे करके इंक्रीज करेगा। इससे ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, और बीच का नहीं लेते हम लोग, क्या कहते हैं 3 से लेकर 12 तक, तो सीधा 13 14 15 16 17 और 18 तो हमारे नेट होता है, तो इसको मत लो क्योंकि इसका होता ही नहीं है कुछ बैलेंस, 0 के बराबर होता है, ठीक है, क्योंकि इसका फुलफिल पहले से ही है, इसको कुछ किसी से मतलब है ही नहीं, कंबाइन ही नहीं करता किसी से। तो आपको दिख रहा है कि हाँ यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या रहेगा, 1 रहेगा वैलेंसी, तो इसका वैलेंसी 1, इसका वैलेंसी 2, 13 का 3, 14 का 4, बट 15 का क्या 5 होगा, नहीं, क्यों, क्योंकि इसको भाई कितना चाहिए, अब कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 3। उसी तरह 16 वाले ग्रुप को कितना चाहिए, 2, और 17 वाले को 1। तो आपको दिख रहा है कि हाँ अक्रॉस द पीरियड जाओगे तो 14 तक तो बढ़ रहा है ये, बट 14 के बाद 15 16 17 में ऐसे घटे आ रहा है। तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि ऐसे अक्रॉस द पीरियड में कुछ वेरिएशन नहीं है कि हाँ भाई बढ़ रहा है तो पूरा ही बढ़ रहा है, घट रहा है तो पूरा ही घट रहा है। यहाँ आपको दिख रहा है कि 1 से लेके 14 ग्रुप तक बढ़ रहा है, फिर 15 16 17 आपका घट रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको मन में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया वैलेंसी का बात पूरी तरह से खत्म, ठीक है। अब बात करते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। ये चीज़ के बारे में लोग बहुत पहले भी बात कर चुके हैं, ठीक है। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज असल में वही प्रॉपर्टीज होता है जो कि हर एक रेगुलर इंटरवल के टाइम के बाद या तो उसमें ग्रेजुअल इंक्रीज या ग्रेजुअल डिक्रीज कुछ देखने मिलता है, और ये होता क्यों है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के चलते पूरी तरह से डिपेंड होता है इसी पर। और हमारा जो पीरियोडिक टेबल है वो पूरी तरह से इसी पे निर्भर है, हम लोग ये इसी को देख के बनाए। जैसे देखो द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज नहीं, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट विच आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली रिलेटेड है, इनडायरेक्टली रिलेटेड है टू देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड शो रेगुलर ग्रेजुएशन एज वी मूव अक्रॉस द पीरियड, जैसे लेफ्ट टू राइट जाएंगे या डाउन द ग्रुप टॉप टू बॉटम जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 6 इंपॉर्टेंट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ है जिसके बारे में लोग डिस्कस करना है। तो पहला आपका एटॉमिक रेडियस और साइज, फिर मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, आयोनाइजेशन, पोटेंशियल एनर्जी, एंथैल्पी, सबका नाम खाली आने के बात एक ही है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉनिक ड्यूटी, ठीक है। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं, सॉरी एटॉमिक साइज के ऊपर, ठीक है। एटॉमिक साइज के ऊपर थोड़ा चर्चा कर दिया जाए, ठीक है। उसके लिए लगेगा मार्कर, मिल गया मार्कर, एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज, ठीक है, ऊपर लिख देते अच्छा लगेगा। एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस। अब रेडियस तो आपको मालूम ही है क्या होता है, ये कोई ऐसा सर्कल है, ठीक है, थोड़ा सा खराब बन गया, ये कोई सर्कल है, ये इसका सेंटर है,
यहाँ से लेकर इसका पेरिफेरिक तक जो डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग कहते हैं रेडियस। अब सेम चीज़ हम लोग को एटम में भी करना है, ठीक है। अब एटम आपका कैसा दिखता है, ऐसा तो दिखता नहीं है। ये आपका बीच में आ जाएगा न्यूक्लियस, फिर ये आपका एक शेल, दो शेल, फिर तीन शेल, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डिस्टेंस इस सेंटर से लेके ये जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है यही वाला लेंथ, ये जो लेंथ आएगा वही होगा हमारा एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस, दोनों का बात एक ही है, ठीक है। तो अब आपको पता ही है कि भाई ये एटम कितना ज़्यादा छोटा होता है, ठीक है। तो इसका यूनिट कितना, इसके लिए यूनिट हम लोग अलग से पढ़ना ही पड़ेगा, मीटर सेंटीमीटर में तो नहीं नाप सकते। तो इसका दो यूनिट होता है, ठीक है। पहला होता है एंगस्ट्रॉम और दूसरा होता है पिकोमीटर। अब इसका रिलेशन ये होता है कि 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू मीटर, और पिकोमीटर का रिलेशन होता है 10⁻⁻12 मीटर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको याद करके रखना। और आपको रेडियस निकालना है ना, तो आप इसको सेंटर से लेके यहाँ तक का ये लेंथ ले सकते हैं। अगर मान लीजिए ये तो ऐसा क्या कहते हैं न्यूट्रल है, मतलब किसी से कंबाइन है, बट मान लो ऐसे करके एटम किसी से कंबाइन है, तो ये जो डिस्टेंस आएगा ना, क्या कहते हैं इसको, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक है। तो इसका अगर आप लोग हाफ कर दोगे, ठीक है, मतलब इसको डिवाइड बाई 2 कर दोगे, तो जो आपका आएगा डिस्टेंस वही आपका इक्वल होगा आपका एटॉमिक रेडियस एटॉमिक साइज के ऊपर में, ठीक है। तो अब एटॉमिक साइज जो होता है ना एटम का, वो भी डिपेंड करता है दो फैक्टर के ऊपर। अब ज़रा सोचो कौन से दो फैक्टर पे डिपेंड करेगा, क्योंकि आपको यहाँ ऐसा दिख रहा है, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ इलेक्ट्रॉन, ऐसे कर करके, ठीक है, हर तरफ है। अब बताओ ये कौन से दो फैक्टर पे डिपेंड करेगा। पहला फैक्टर तो आपको ऐसे ही दिख रहा है कि भाई अगर मान लो हम यहाँ से ऐसे शेल एक बढ़ा दें, इसका साइज़ बढ़ गया, अब यहाँ से यहाँ होगा, अब अगर ये साइज़ बढ़ गया, एक काम करते हैं, दो शेल नंबर हटा देते हैं, आपको दिख रहा होगा कि इसका साइज़ भी घट गया। तो आपको पूरी तरह समझ में आ रहा है कि ये पहला तो एक चीज़ डिपेंड कर रहा है, पहला वो है इसका क्या कहते हैं शेल, नंबर ऑफ शेल, ठीक है, क्योंकि पूरी तरह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि भाई नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा। एक और चीज पे डिपेंड करता है, और वो क्या है, न्यूक्लियर चार्ज। अब न्यूक्लियर चार्ज बोलने से पहले समझा देते हैं न्यूक्लियर चार्ज होता क्या। न्यूक्लियर चार्ज असल में क्या कहते हैं, इसका पावर होता है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या है, प्रोटॉन और क्या है, न्यूट्रॉन, ठीक है। न्यूट्रॉन का कोई चार्ज होता नहीं, इसको हटा दो, और प्रोटॉन में होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करता है ना, इसको अट्रैक्ट करता है, जितना भी इलेक्ट्रॉन होता है उसको अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि अगर प्रोटॉन का ये पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा तो इसका साइज हो जाएगा वो छोटा हो जाएगा। तो आपको मालूम चल जाएगा ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे दिखा यार, ठीक है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका साइज का 1 एटॉमिक साइज, और ये पूरी तरह से प्रोपोर्शनल होता है। अगर मान लो ये नंबर ऑफ शेल है, नंबर ऑफ शेल पूरी तरह से डिपेंड आपका एटॉमिक साइज के ऊपर, ठीक। और यहाँ पे आपको ये भी देखना पड़ेगा कि प्रोटॉन जो होता है वो पूरी तरह से डिपेंड होता है किस पे, एटॉमिक क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर के ऊपर। जैसे एटॉमिक नंबर जितना होता है ना, एटॉमिक नंबर वही उतना ही नंबर ऑफ आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, उतना ही नंबर ऑफ आपका प्रोटॉन होता है। अगर इसमें से कुछ भी मतलब उस पर मतलब कोई भी क्या कहते हैं, कोई भी रिएक्शन वैक्शन कुछ नहीं, अगर वो न्यूट्रल है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम रहने वाले हैं, और ये डिपेंड करेगा आपका एटॉमिक नंबर के ऊपर में। जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बढ़ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर में, जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, वही डाउन द ग्रुप अक्रॉस द पीरियड वाला, ठीक है। डाउन द ग्रुप अक्रॉस द पीरियड, ठीक है। अब डाउन द ग्रुप बात करते हैं, ठीक है। अब डाउन द ग्रुप आप आ रहे हो, डाउन द ग्रुप आ रहे हो तो आपको पता है यहाँ पे आपका पीरियड नंबर बढ़ता है, ये 1 पीरियड हुआ, 2 पीरियड हुआ, 3 पीरियड हुआ, 4 पीरियड, ऐसे बढ़ जा रहा है। जैसे जैसे पीरियड बढ़ता है आपको पता है नंबर ऑफ शेल बढ़ता है। अब अगर नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा तो इसका साइज़ क्या होगा,
घटेगा, बढ़ेगा ना भाई ऑब्वियसली। तो आपने शेल के बारे में पढ़ेगा कि हाँ जैसे जैसे नीचे आएंगे शेल नंबर इंक्रीज करेगा, तो आपको मालूम चल गया। डाउन द ग्रुप अगर आप आ रहे हो तो इंक्रीज करेगा आपका एटॉमिक साइज, ठीक है। तो डाउन द ग्रुप वाला मसला खत्म। अब अक्रॉस द पीरियड आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो, ठीक है। अब लेफ्ट से राइट जाने में क्या दिक्कत होगा, अब आपको पता है, तो मान लो कोई भी ऐसे पीरियड निकालो, थर्ड पीरियड निकाल लो, यहाँ से ऐसे ऐसे आप अगर बढ़ोगे तो एलिमेंट में एटॉमिक नंबर बढ़ेगा। यहाँ इस तरफ जाते होगा तो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। अब एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो इसका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज आपका बढ़वे करेगा क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर भी बढ़ रहा है, तो आपको मालूम चल जाएगा भाई ये श्रिंक करने वाला है। क्योंकि देखो नंबर ऑफ शेल मान लो 2 ही है, बट यहाँ इसका न्यूक्लियर चार्ज इससे ज़्यादा है, तो इसका थोड़ा सा छोटा बनेगा। मतलब पूरी तरह से जितना भी इलेक्ट्रॉन रहेगा ना इसके पास, सॉरी 3 शेल बन गया क्या, नहीं नहीं ठीक है, 2 ही शेल है, ये बीच का न्यूक्लियस है, ठीक है। इसमें 2 शेल है, ठीक है। ऐसा ये इसके कंपैरिजन में छोटा रहेगा। जैसे मान लो ये एल्कली अर्थ मेटल या एल्कलीज वगैरह, ठीक है, यहाँ पे उसका ऐसा कुछ बन रहा है एटम, लेकिन ये वाला साइज है आपका लास्ट 16-17 ग्रुप से, तो उसका साइज थोड़ा छोटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका न्यूक्लियर पुल ज़्यादा हो जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है इस वजह से, ठीक है। तो न्यूक्लियर क्या कहता है, एटॉमिक साइज में इतना ही कुछ है। अब इससे एक और क्वेश्चन आता है, वो है आपका कि आपका एनायन ज़्यादा बड़ा होता है या कैटायन ज़्यादा बड़ा होता है पेरेंट एटम से। पेरेंट एटम मतलब कि वो किसी से कंबाइन हुआ नहीं है, कुछ इस पर रिएक्शन हुआ नहीं है। तो चलते हैं एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि एनायन एनायन ग्रेटर होता है साइज में पेरेंट एटम का या कैटायन, ठीक। अब कैटायन जिसको समझ में ना आए, देखो हम तो इसको ऐसे पढ़ते थे, ठीक है, कैट आयन, ठीक है। तो कैटायन में ये टी आया तो यहाँ से आपको चल जाएगा ये पॉजिटिव चार्ज, और बचा हुआ हमारा एनायन ये हो जाएगा हमारा नेगेटिव चार्ज। मैं तो ऐसे ही समझ के लगता था। आपको ये ट्रिक अच्छा लगा तो आप इसको अपनाओ, वरना आप अपना कुछ बना लेना, ठीक है। तो पहले समझते हैं कैटायन के ऊपर में। कैटायन में आप एग्जांपल ले लो सोडियम का। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है, तो ये कितना होगा 2,8,1, ठीक है। अब बताओ अगर मान लो ये इसको अपना क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना, लूज करना, कुछ भी करना, तो ये क्या करेगा, बेहतर क्या है कि ये किसी को एक दे दे या किसी से 7 ले ले। बेहतर ये कि ये किसी को ये अपना एक दे देगा, तो क्या होगा यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का शेयर, मतलब क्या कहते हैं डोनेट कर देगा किसी को, तो ये क्या बन जाएगा, सोडियम पर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब देखते हैं इसको ऐसे, दो है, 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। क्या कहता है ये और ये बनने में क्या बन जाएगा, सब सेम रहेगा, इसी पे बना देते हैं, ठीक है। सब सेम रहेगा, क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन हटे आएगा। क्यों ये, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं डोनेट कर दिया। अब डोनेट कर दिया तो आपको पता है नंबर ऑफ शेल इसका घट गया, और नंबर ऑफ शेल घट के 2 ही हो गया, और इसका एक क्या कहते हैं एक इलेक्ट्रॉन भी चला गया। तो आपको समझ में आ रहा है कि भाई पेरेंट एटम से तो अनायन कैटायन का साइज छोटा ही होने वाला है, क्योंकि पहले तो वो लूज करेगा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो उसको पता है नंबर ऑफ शेल भी इसका डिक्रीज कर जाएगा। और यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है इसके पास, 11 है, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 2,8, मतलब 10 है। तो सोचो भाई ये न्यूक्लियर पुल में भी याद है, क्योंकि इसका 11 इलेक्ट्रॉन, मतलब 11 इलेक्ट्रॉन को खींच के रखने का पावर है, बट है 10 ही, तो और अच्छा से खींच पाएगा, ठीक है। तो साइज आपका हो गया छोटा। वही बात करते हैं अनायन का। अनायन में आप एग्जाम्पल ले लो क्लोरीन का। क्लोरीन का होता है एटॉमिक नंबर 17, तो 2,8,7 हो गया। आप यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ये बन जाएगा क्लोरीन माइनस, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये हो जाएगा 2,8,8। अब बोलोगे कि हाँ भाई इसमें इसमें नंबर ऑफ शेल का तो चेंज हो ही नहीं रहा, तो साइज कैसे डिसाइड करें। बट ज़रा देखो यहाँ पे इसका न्यूक्लियर पुल कितना होगा, इसमें प्रोटॉन कितना है 17 है, बट इलेक्ट्रॉन कितना है 18 है। मतलब इसके पास सोचो 17 ही इलेक्ट्रॉन को पुल करने का पावर है अपने पास, ठीक है। लेकिन आप दे दियो 18, तो 18 तो भाई वो खींच ही नहीं पाएगा पूरी अच्छी तरह से। तो आपको मालूम चल जाएगा भाई इससे तो इसका साइज ग्रेटर ही होने वाला है, पेरेंट एटम से एनायन का साइज ग्रेटर ही रहेगा। एज दूसरा बात इसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी होने वाला है, तो उस वजह से यहाँ पे दिक्कत आएगा, मतलब साइज बड़ा ही हो जाएगा। तो आपको मालूम चल गया कि हाँ भाई एनायन पेरेंट एटम से बड़ा होता है और कैटायन जो होता है पेरेंट एटम से छोटा होता है, ठीक है। अब हाँ एक और टॉपिक आपका बच गया,
जो मैं बताना भूल गया, जैसे ही आप अक्रॉस द पीरियड जाओगे ना, जैसे मान लो आप अक्रॉस द पीरियड जा रहे हो, ठीक है, लेफ्ट से राइट जा रहे हो, और यहाँ आपका ग्रुप 1 2 ऐसे ऐसे करके आपका बढ़ रहा है, ठीक है, 16 17 18, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, यहाँ अगर आप जा रहे हो तो आपको जो एटॉमिक साइज होगा वो क्या होगा, रिड्यूस होगा, घट जाएगा। एज यहाँ पे न्यूक्लियर पुल इसका बढ़ जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ शेल तो सेम है लेकिन यहाँ न्यूक्लियर पुल बढ़ जाएगा तो साइज छोटा आएगा। बट ये साइज छोटा सिर्फ 17 तक ही होता है। 18 में क्या होता है, 18 आपको पता है क्या होता है, इनर्ट गैस होता है। अब इनर्ट गैस होता है तो क्या होगा, यहाँ पे इसका क्या कहते हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो है, मतलब वैलेंस, क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही बोलेंगे, आउटर मोस्ट ऑर्बिट, उसमें मैक्स इलेक्ट्रॉन है, मतलब मैक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, उसको और इलेक्ट्रॉन नहीं उसमें झेल पाएगा, ठीक है। तो एक फैक्टर ये हो जाएगा, और दूसरा फैक्टर है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन बढ़ जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ जाएगा। तो उस वजह से क्या होगा ना, जो हमारा इनर्ट गैस होता है ना, इनर्ट गैस, उसका साइज बड़ा हो जाएगा हैलोजन से, ठीक है। बट यहाँ साइज हम बोले बस हैलोजन से बड़ा होता है। अब ये इतना भी बड़ा नहीं हो जाएगा कि भाई इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मैक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ रहा है, तो उस वजह से ऐसा नहीं हो कि भाई इनर्ट गैस जो आपका है क्या कहते हैं, एल्कली से भी बड़ा हो जाएगा। एल्कली मतलब जो हमारा पहला ग्रुप में जो एलिमेंट होता है, नहीं ऐसा नहीं है, ये बस हेलोजन से ही बड़ा होगा, ठीक है। इनर्ट गैस बस हेलोजन से बड़ा होगा, क्योंकि आपको बस ये चीज़ देखना कि यहाँ तक तो ट्रेंड फॉलो करता है 17 तक कि हाँ भाई साइज रिड्यूस हो रहा था, बट जैसे ही ग्रुप नंबर 18 आया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका साइज हो जाएगा ज़्यादा हेलोजन के कंपेयर में, ठीक है। बस आपको ये एक्सेप्शन जैसा कुछ याद करके रखना पड़ेगा, इससे क्वेश्चन तो आने ही आने वाला है, क्योंकि एक्सेप्शन के ऊपर बोर्ड्स में बहुत खेलता है, क्योंकि केमिस्ट्री गेम ही एक्सेप्शन का। आपको अगर एक्सेप्शन के बारे में अच्छे से मालूम और ये क्यों हो रहा है ये भी मालूम है तो आपसे निकल जाएगा, ठीक है। सो आगे बढ़ने से पहले हमारा जो एक छोटा सा टॉपिक रह गया था उसके बारे में बात करते हैं, वो है हमारा साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस। अब पढ़ने से पहले ये समझते हैं कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस होता क्या है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस वो होता है कि भाई उसको नंबर ऑफ प्रोटॉन से फर्क नहीं पड़ता है। अगर मान लो कोई भी दो एलिमेंट है, ठीक है, वो दोनों का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो जाता है, ठीक है, तो वो दोनों को हम लोग कहेंगे कि वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस है, ठीक है। अब जैसे इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा ऑक्सीजन का होगा हमारा 8, क्लोरीन का 9, सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12। अब मान लो अब सबको हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम कर देते, कैसे, सब में सब लोग 10-10 ले लेते हैं, 10-10-10। अब इसको 10 पे आने के लिए क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्या करेगा, इस पर नेगेटिव चार्ज ला दे रहे, ठीक है। अब इसको भी एक चाहिए तो एक नेगेटिव चार्ज, ये एक लूज करेगा तो एक पॉजिटिव चार्ज, और ये 2 लूज करेगा तो +2 का पॉजिटिव चार्ज। अब साइज का बात करें तो इसमें साइज का क्या क्या चेंजेस आपको देखने मिलता है, तो ये जो होगा ना आपका, ये हो जाएगा, ये आसपास होता है हमारा 1.42, ये होता है हमारा 1.26, ये होगा हमारा 0.95, और ये होगा 0.65 आसपास, और ये हमारा एंगस्ट्रॉम में, ठीक है, 0.65, ठीक है। तो आपको ये दिख रहा होगा कि भाई देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सब में 10 ही है, बट सब इसमें साइज का वेरिएशन कैसे हुआ और क्यों हुआ, क्योंकि देखो ये दोनों तो अपना एनायन पे बात करते हैं। एनायन पे देखो इसके पास है नंबर ऑफ प्रोटॉन 9, ठीक है, तो इसका न्यूक्लियर पुल ज़्यादा हो, क्योंकि इसके पास पोटेंशियल है 9 इलेक्ट्रॉन को खींच के रखने का, पर इसके पास है बस 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, तो उस वजह से इसका साइज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है और बहुत आसपास रहा। पर यहाँ पे बस 8 प्रोटॉन है और यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन का आ गया, उसको बस पुल करने का शक्ति बस 8 है, बट आ गया 10, उस वजह से क्या होगा, साइज बढ़ेगा, वो सबको खींच नहीं पाएगा अपने पास। वही सेम चीज इसमें भी होगा। एस देखो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन मतलब ज्यादा पावर है इसके पास, ठीक है, लेकिन इसके पास है 1 ही, तो ये पुल करके रखेगा। उसी तरह इसके पास है 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, मतलब +2, मतलब 12 है प्रोटॉन खींचने का ताकत, बताया 10, तो उसका ज़्यादा ताकत है खींच के रखने का, तो इस वजह इसका साइज छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो न्यूक्लियर पुल पे भी आपका बात आ जाता है, जब आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर सब में सेम हो जाएगा तो आपको देखना पड़ेगा कि उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब कि एटॉमिक नंबर कैसा है, तो उस पर आपका साइज डिपेंड करेगा, ठीक है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस में इतना ही था, इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन आएगा नहीं, ठीक है। अब इसके बाद आता हमारा जो मेन टॉपिक है वो है आपका मेटालिक कैरेक्टर और नॉन मेटालिक कैरेक्टर, ठीक है। अब हम इसको ऐसे इस तरह से लिखे हैं क्योंकि इसको डिफरेंस में पढ़ना ना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, वही टेंडेंसी टू, ये +2 कहाँ से आ गया, टेंडेंसी टू लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म पॉजिटिव आयंस। और वही सेम चीज़ अगर आप नॉन मेटालिक कैरेक्टर में देखोगे तो टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन टू अटेन ऑक्टेट, क्योंकि देखो
मसला तो ऑक्टेट का है ना भाई, इसको भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, सेटिस्फाइड होना है, इसको भी अपना जैसे तैसे ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो आपको पता है इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितना रहेगा, 1 2 3, और चार वाला तो आपका मेटालॉइड हो जाएगा, ठीक है, तो मेटालिक कैरेक्टर में नहीं आएगा। उसी तरह नॉन मेटालिक कैरेक्टर में क्या होगा, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितना रहेगा, 5 6 7। तो ये क्या करेगा, डोनेट करेगा, ये वाला चीज़ एक्सेप्ट करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखो सोडियम है, सोडियम क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, डोनेट कर दिया तो इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये पॉजिटिव आयन बन गया, और ये रहा इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नया वाला। उसी तरह क्लोरीन, क्लोरीन क्या है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है तो इसका एक नेगेटिव चार्ज आता है, मतलब अनायन बन जाता है, मतलब क्लोरीन आयन बन गया और ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नया बन गया। अब ये जो मेटालिक कैरेक्टर है ना, ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, और नॉन मेटालिक कैरेक्टर भी दो चीज़ पे डिपेंड करता है। अब जरा सोचो ये एटॉमिक साइज पे कैसे डिपेंड करेगा, ठीक है। जैसे ये समझो, ये एटम है, मान लो भाई इसका साइज बढ़ते जा रहा है, ठीक है, और ये यहाँ पे क्या कर रहा है, सबसे मेन चीज़ तो यही है, न्यूक्लियस। अब यही न्यूक्लियस है, ये सबको खींच के रखता है अपने पास, ठीक है। मान लो कोई एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कहीं है, इतना दूर में, ठीक है, तो इसको खींचना आसान होगा, या फिर ये कोई तीसरा शेल में यहाँ पे है, ठीक है, दोनों का प्रोटॉन जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, मतलब न्यूक्लियर पुल दोनों का सेम है। मान लो ये दोनों ऐसे है, न्यूक्लियर पुल सेम है और ये सामने है इसका, और ये इतना दूर है, बताओ किसको निकालना ज़्यादा आसान होगा। देख के ही मालूम चल रहा है भाई इसको निकालना ज़्यादा आसान है, क्योंकि इसका डिस्टेंस बढ़ जा रहा है तो इसको खींच के नहीं रख पा रहा। तो आपको ये मालूम चल जाएगा कि भाई एटॉमिक साइज अगर बढ़ेगा तो मेटालिक कैरेक्टर जो होगा ना वो भी आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। वही चीज़, सेम चीज़ अगर आप इस पर देखा जाए नॉन मेटालिक कैरेक्टर में, तो अगर मान लो एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, ठीक है, एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, तो यहाँ आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को गेन करना। अब यहाँ से यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो यहाँ से पुल करना आसान होगा या फिर यहाँ से पुल करना आसान होगा, ये वाला पुल करना आसान होगा। तो मतलब एटॉमिक साइज बढ़ रहा है तो ये नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो हो जाएगा आपका वो घट जाएगा, ठीक है। और अगर उसी तरह वाइज वर्सा, अगर मान लो आपका एटॉमिक साइज घट रहा है तो आपका ये बढ़ जाएगा, ठीक है। तो वो आपको रिलेशन आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। ये मैं एरो दे रहा हूँ, समझ जाना, ठीक है। अब वही चीज़ न्यूक्लियर चार्ज पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। अब न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ेगा, मान लो, चलो एक छोटा सा एग्जांपल ले ही लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियर चार्ज इसका है सेम। अब बताओ ये इतना पास में, अब यहाँ से इसको डोनेट करना आसान होगा या फिर एक्सेप्ट करना आसान होगा, क्योंकि दोनों का पुल मतलब सेम ही है। देखो जितना इसका पुल बढ़ेगा ना उतना ये क्या कहते हैं, डोनेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो ये पूरा ऐसे पकड़ के रखेगा अपना इलेक्ट्रॉन को, नहीं भाई हम डोनेट करने ही नहीं देंगे, पकड़ के रखेगा, पुल इसका ज़्यादा रहेगा। तो भाई अगर ये न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो ये आपका घट आएगा मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, घट जाएगा। उसी तरह न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ेगा, देखो इसमें अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा, और यहाँ आसपास कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे इसको दिख गया तो पे पट से ऐसे खींच लेगा, ठीक है, और यहाँ पे आ गया इसका, ठीक है, पट से एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो ये नॉन मेटालिक कैरेक्टर भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आपको ये रिलेशन आपको समझ में आएगा, अगर आपको ये रिलेशन समझ में आ गया ना तो आगे जो डाउन द ग्रुप और अक्रॉस द पीरियड है ना वो तो ऐसे ऐसे समझ जाओगे, बहुत आसान हो जाएगा वो, उसके बारे में बात कर लेते, ठीक है। ये तो समझ गया, इसको मिटा दे रहे, ठीक है। दोनों साथ साथ ही पढ़ते हैं, ठीक है। डाउन डाउन द ग्रुप, आपका अक्रॉस द पीरियड, या ऐसे लेफ्ट टू राइट समझ जाओ, ठीक है। यहाँ पे भी लेफ्ट टू राइट ही लिख दे रहे, ठीक है। पहले बात करते हैं डाउन द ग्रुप में क्या चेंजेस आ रहा है मेटालिक कैरेक्टर में। अब आपको पता है आप टॉप टू बॉटम आते हो, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पीरियड बढ़ता है, पीरियड बढ़ेगा तो नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा, नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा, एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो वो दूर हो जाएगा, दूर हो जाएगा तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। मतलब साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन निकलना तो आसान हो जाएगा ना, लूज करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो डाउन द ग्रुप आप आओगे तो मेटालिक कैरेक्टर जो होगा वो आपका बढ़ेगा। उसी तरह अगर डाउन द ग्रुप नॉन मेटालिक कैरेक्टर में देखा जाओ, डाउन द ग्रुप आप आ रहे हो, क्या होगा, क्या साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, अट्रैक्शन वाला फोर्स कम हो जाएगा न्यूक्लियस, और वो अगर लूज इलेक्ट्रॉन इसको कहीं मिलेगा, जैसे मान लो ये है, अब ये इसका साइज इतना ज़्यादा बड़ा हो गया नीचे जाते जाते, यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन है, क्या भाई इसको खींच पाएगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो क्या होगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो होगा वो डिक्रीज कर जाएगा यहाँ पे, ठीक है।
उसी तरह अक्रॉस द पीरियड अगर आप अक्रॉस द पीरियड आप देखा जाओ लेफ्ट से राइट, ठीक है, ये अचानक से क्या होता है, ये अचानक से मेटल फिर नॉन मेटल ऐसे चेंज नहीं होता। देखो हम बता रहे हैं ग्रुप नंबर 1 है, 2 है, फिर 13 है, 14 है, 15, 16, 17, ठीक है। तो आपको पता है ये इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए समझ जाए, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ठीक है। अब ये देखो ये वाला जो चीज़ है ये आपका मेटल है, बट ये वाला जो चीज़ है ना ये होता है मेटलॉइड, ठीक है, और ये तीन हो जाएगा नॉन मेटल। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि भाई पहले तो मेटल ही रहेगा, उसके बाद एक स्टेट आएगा वो मेटलॉइड बनेगा, उसके बाद फिर नॉन मेटल बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपको अक्रॉस द पीरियड आपको ये चेंजेस याद करके रखना पड़ेगा। वही अगर आप नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की बात करो तो लेफ्ट से राइट जाओगे तो इंक्रीज करेगा। इंक्रीज क्यों करेगा, क्योंकि न्यूक्लियर पुल बढ़ेगा और साइज छोटा हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही साइज छोटा रहेगा दूर जाते जाते, क्योंकि न्यूक्लियर पुल बढ़ रहा है, क्योंकि आपका जो सेल का साइज है ना वो तो सेम ही रहेगा ना, न्यूक्लियर पुल बढ़ रहा है, न्यूक्लियर पुल बढ़ेगा तो साइज आपका छोटा होता जाएगा, तो छोटा होता जाएगा तो अट्रैक्शन इजी हो जाएगा, आप आसानी से कोई भी इलेक्ट्रॉन को खींच पाओगे, ठीक है। अब इसके बाद जो टॉपिक आता है ना वो आता है आपका इस पे क्या कहते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर में, ठीक है। वो छोटा सा ही है, जल्दी जल्दी डिस्कस कर। फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले आपको केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में मालूम होना चाहिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो वो पढ़ने से पहले हम लोग ये पढ़ेंगे, उसके बाद वाले टॉपिक पे जाएंगे। तो केमिकल रिएक्टिविटी असल में कुछ नहीं होता है, वही होता है आपका टेंडेंसी टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन टू अटेन ऑक्टेट। मतलब असल में वही है कि भाई कौन कितना जल्दी या तो इलेक्ट्रॉन लूज करके या तो गेन करके अपना ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेता है, वही आपका रिएक्टिविटी केमिकल रिएक्टिविटी बताता है, ठीक है। तो अब समझते हैं अक्रॉस द पीरियड, अक्रॉस द पीरियड क्या वेरिएशंस आते हैं, ठीक है। अक्रॉस द पीरियड अगर आप जाने जाओ तो ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ठीक है। तो ये आपका आ जाता है फर्स्ट ग्रुप से, सेकेंड ग्रुप, थर्ड, एक सेकेंड, 13, 14, 15, 16 और 17, ये आपका ग्रुप नंबर आ गया, ठीक है। तो आपको मालूम है इसके वैलेंस शेल में कितना होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, इसमें 3 होगा, इसमें 4 होगा, 5, 6, 7, ये आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इतने इतने होंगे। अब बताओ पहले तो आप क्या होता है इसमें, देखो ये अब बताओ, ये एक इलेक्ट्रॉन है इसमें, आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब बताओ इजीली कौन अपना डोनेट करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है, किसी को 2 दिन आसान है या फिर किसी को 1 दिन आसान है। ऑब्वियसली 1 दिन आसान है, तो 1 दिन आसान है तो एक वाला जो होगा ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा सेकेंड ग्रुप से, उसी तरह 2 ज़्यादा रिएक्टिव होगा अपने थर्ड वाले से। लेकिन यहाँ पे जो फोर्थ वाला आता है ना ये हो जाता है आपका लीस्ट रिएक्टिव, ठीक है। जैसे आपको यहाँ से दिख रहा है कि हाँ ये यहाँ से कम होते जा रहा है, ठीक है, रिएक्टिविटी से, फिर यहाँ पे आएगा लीस्ट रिएक्टिव, फिर यहाँ से ऐसे बढ़ जाता है, ठीक है। अब बढ़ कैसे जाता है, धीरे धीरे बढ़ता है। जैसे मान लो इसको कितना चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट के लिए, इसको कितना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। बताओ किसी से 3 लेना आसान है या फिर किसी से 1 लेना आसान है, ऑब्वियसली 1 लेना आसान है। तो जो 17 वाला होगा आपका ग्रुप, ये वाला आपका ज़्यादा रिएक्टिव होगा आपके 15 वाला से 16 वाले से, बट वहीं यहाँ पे आपका जो पहला वाला ग्रुप होगा वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा आपका सेकंड ग्रुप से और 13 वाले ग्रुप से, ठीक है। तो आपको समझ में आया अक्रॉस द पीरियड क्या होता है। पहले तो आपका डिक्रीज करेगा हल्का, फिर आपका लीस्ट रिएक्टिव पॉइंट आएगा ये वाला मेटलॉइड वाला पार्ट, उसके बाद आपका इंक्रीज करने लग जाएगा, ठीक है। अब यही केमिकल रिएक्टिविटी को हम लोग डाउन द ग्रुप बात करते हैं, ठीक है। अब डाउन द ग्रुप में भी आपका 2 सेक्शन लेते हैं, एक तो मेटल वाला और एक होता है नॉन मेटल के लिए, ठीक है। एन हम लिख दे रहे हैं, तो मेटल और नॉन मेटल, मेटल वाला वही पार्ट जो पहला दूसरा ग्रुप है, और ये आपका 15वां 16वां 17 ग्रुप वाला, ठीक है, 15, 16 और 17 वाला ग्रुप का, ठीक है। अब मेटल में क्या होगा, अगर आप डाउन द ग्रुप ऐसे जा रहे हो नीचे क्या, और आपका साइज बढ़ रहा है, ठीक है, एटॉमिक साइज बढ़ रहा है। अब एटॉमिक साइज बढ़ रहा है तो बताओ ये साइज बढ़ रहा है। अब ये साइज जैसे जैसे बढ़ रहा है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है इसका निकलना आसान होगा कि नहीं, ऑब्वियसली आसान होगा। तो मेटल्स में क्या होता है, जब डाउन द ग्रुप आप जाते हैं तो रिएक्टिविटी, केमिकल रिएक्टिविटी जो होता है वो बढ़ता है, बट वही
यहाँ पे केमिकल रिएक्टिविटी जो क्या होगा नॉन मेटल में, अगर आप डाउन द ग्रुप जाओगे मतलब टॉप टू बॉटम जाओगे तो ये डिक्रीज कर जाता है। डिक्रीज कैसे कर जाता है? क्योंकि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या होगा, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे या 6 इलेक्ट्रॉन होंगे या तो 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। अब नीचे नीचे आते आते अब ये तो इसका साइज बढ़ गया, अब साइज बढ़ गया तो यहाँ पे ये इससे दूर हो गया, इसका जो न्यूक्लियस है उससे आउटर मोस्ट ऑर्बिट वाला चीज़ दूर हो गया। तो यहाँ पे अगर आपको इलेक्ट्रॉन 2 या 3 मिल जाता तो ये उसको अच्छे से अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। तो इस वजह से जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होगा या नॉन मेटल होगा वो आपका फ्लोरीन हो जाएगा, और उसी तरह सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल जो होगा वो आपका फर्स्ट ग्रुप का लास्ट वाला जिसको हम लोग सेशियम कहते हैं, CS उसका सिंबल है, ठीक है। और फ्लोरीन आपका हो जाएगा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल, और सेशियम हो जाएगा आपका सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ फिजिकल प्रॉपर्टी में आपको पता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों, उसके बारे में बात करें, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ना अगर आप अक्रॉस द पीरियड बात करो, मतलब लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो ठीक है, क्या करता है ना, ये ऐसे ऐसे इंक्रीज करता है, 1 से लेके 14वां ग्रुप तक इंक्रीज करेगा, फिर उसके बाद 14 से लेके 17 तक डिक्रीज कर जाता है। मतलब 1 से लेके 14 तक तो इंक्रीज कर रहा है, लेकिन 14 के बाद जैसे 17 जाओगे तो हल्का सा डिक्रीज कर जाएगा। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का बात करें, ठीक है। अब वही चीज़ डाउन द ग्रुप अगर आप मेटल्स वाले सेक्शन में बात करो और नॉन मेटल वाले सेक्शन में, नॉन मेटल वाला सेक्शन, ठीक है। मेटल मतलब वही आपका पहला दूसरा ग्रुप वाला, ठीक है, एलिमेंट, उसका बारे में बात करें। मेटल में डाउन द ग्रुप आओगे तो आपका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा, और वही चीज़ नॉन मेटल में क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। एज अब इसके बाद जो आपका इंपॉर्टेंट चीज़ आता है ना वो आता है आपका डेंसिटी वाला, ठीक है। ये तो ठीक था, आपको मालूम चल गया कैसे कहाँ इंक्रीज कर रहा है, लेकिन जो डेंसिटी वाला चीज़ है ना असल में क्वेश्चन ज़्यादा वहाँ से आता है क्योंकि वो ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। देखो डेंसिटी में देखो डाउन द ग्रुप जाओगे ना, डाउन द ग्रुप तो ठीक है ये ऐसे इंक्रीज कर रहा है, इसमें कुछ क्वेश्चन नहीं है। लेकिन जब अक्रॉस द पीरियड का बात आएगा ना, अक्रॉस द पीरियड मसला इधर आता है, क्योंकि ये यहाँ पे ना अक्रॉस द पीरियड पे ये ना तो ऐसे ग्रेजुअल इंक्रीज दिखाता है ना ऐसे ग्रेजुअल डिक्रीज दिखाता कि हाँ, या फिर ये भी नहीं दिखाता कि हाँ पहले इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हुआ, ऐसा भी कुछ नहीं होता। असल में क्या होता है ना कि ये पहले तो इंक्रीज करेगा आपका हल्का हल्का, फिर उसके बाद डिक्रीज करेगा, फिर अचानक से इंक्रीज कर जाएगा। तो मतलब ऐसा कुछ कंटिन्यूस दिखा नहीं रहा कि हाँ भाई इंक्रीज करे तो इंक्रीज ही करे या तो डिक्रीज करे तो डिक्रीज ही कर रहा है। आपका बुक वाला एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं, ठीक है। जैसे आपका बुक में दिया हुआ है सोडियम, इसका डेंसिटी आपका 1.0, 1.7, 2.7, 2.3, 1.8 और इसका है 2.1, इसको थोड़ा दूर लिख देते हैं, 2.1, ठीक। तो आपको ये दिख रहा होगा कि हाँ पहले तो इंक्रीज किया, यहाँ तक आया, एल्यूमिनियम तक आया, इंक्रीज किया, यहाँ पे इसका हाईएस्ट पॉइंट है। उसके बाद सिलिकॉन पे आते आते थोड़ा थोड़ा डिक्रीज किया, ठीक है, यहाँ तक डिक्रीज किया, पर देखो फिर यहाँ पे इंक्रीज कर दिया। तो ऐसा कुछ ग्रेजुअल वाला वेरिएशन नहीं दिखा रहा कि यहाँ पे इंक्रीज करे तो इंक्रीज ही करे, या तो डिक्रीज करे तो डिक्रीज ही करे। तो इस वजह से इस पर क्वेश्चन बहुत पूछ सकता है कि भाई बताओ सल्फर का डेंसिटी फॉस्फोरस से ज़्यादा होगा कि कम होगा। तो ये आपको एक्सेप्शन के नाम पे इसको अच्छे से कर लेना होगा, ठीक है। तो इसके बाद जो आता है हमारा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो अब बात करते हैं हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी, इंथैल्पी, पोटेंशियल, मतलब ये अलग अलग नाम है बट मतलब सबका एक ही है। उसी तरह इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दोनों मतलब आसपास सिमिलर है, इसलिए हम लोग इसको साथ में पढ़ रहे हैं ताकि आपको समझने में भी आसानी हो और आपको याद करने में भी ज़्यादा आसानी हो, ठीक है। तो पहले समझते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है। देखो क्या होता है ना कि ये आपका एक एटम है लिथियम का, ठीक है, इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब क्या होगा, इसको निकालना है। अब ये हैवी तो नहीं निकल जाएगा, ठीक है, इसको कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगा, ठीक है। तो वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जब इसको लगेगा तब ये यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन को लेके निकल जाएगा, ठीक है। तो वही अमाउंट ऑफ एनर्जी जो इसको लग रहा है ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट में से ये इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, वही एनर्जी को हम लोग कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी या एंथैल्पी या पोटेंशियल, ठीक है। तो डेफिनेशन देख लो, energy required to remove an electron from a neutral isolated gaseous atom
कन्वर्टेड इनटू अ पॉजिटिवली चार्ज गैसियस एटम, मतलब ये जब कन्वर्ट होगा तो ये लिथियम पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, एज इसमें से एक इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा। वही सेम चीज़ इसमें देखते हैं, जैसे मान लो फ्लोरीन है पूरी तरह से न्यूट्रल है, अभी इसका 7 है, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना अपना, ठीक है, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आया, जब इलेक्ट्रॉन आके इस ऑर्बिट में आ जाता है ना, तो ये जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस में से कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी निकल जाता है, ऐसे करके रिलीज करता है, मतलब खुश होकर एनर्जी ऐसे करके रिलीज कर दिया कोई एनर्जी, तो वो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है ना, वही अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन देख लो, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हाइल कन्वर्टिंग अ न्यूट्रल गैसियस आइसोलेटेड एटम इनटू अ नेगेटिवली चार्ज गैसियस आयन बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो एडिशन हुआ, तब जाके जो एनर्जी रिलीज कर रहा है वही एनर्जी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। तो आपको मतलब समझ में आ गया दोनों में हो क्या रहा है। अब दोनों का यूनिट सेम ही है, ठीक है, इसका यूनिट भी वही इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम और इसका ऐसा यूनिट होता है किलो जूल पर मोल, ठीक है, इसका भी वही होता है। अब ये दो चीज़ पे डिपेंड करता है, इससे बात करने से पहले हम आपको बता दें जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है ना, ये ऑलवेज नेगेटिव होता है। कैसे? जैसे मान लो क्लोरीन है, नॉर्मल गैसेस है, आइसोलेटेड है, पूरी तरह से न्यूट्रल है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आया, एडअप हुआ, ठीक है, तो क्लोरीन हो जाएगा नेगेटिव, इसमें ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, प्लस मान लो कुछ x किलो जूल पर मोल ये ऐसे जोड़ा, मतलब क्या बोलते हैं, निकाला, एनर्जी निकाला, तो ये एनर्जी आप लिखने जाओगे ना, जैसे मान लो इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हुआ, ये आप ऐसे लिखोगे नेगेटिव x किलो जूल पर मोल, ठीक है, x मतलब जितना अमाउंट ऑफ वो एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ अपने मन में रखना कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा नेगेटिव होता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसका डिपेंडेंस के ऊपर। अब देखो खुद सोचो कि भाई एटॉमिक साइज इस पर कैसे डिपेंड करेगा आयोनाइजेशन एनर्जी के ऊपर, ठीक है। एटॉमिक साइज छोटा चाहिए या बड़ा चाहिए इसको, क्योंकि देखो यहाँ से इसको इलेक्ट्रॉन निकालना है, कब आसानी से निकल जाएगा। इलेक्ट्रॉन अगर छोटा रहेगा तो उसको ज़्यादा पावर चाहिए होगा, ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगा निकालने के लिए। वही इलेक्ट्रॉन इतना बड़ा हो गया साइज़ में, तो न्यूक्लियस इतना दूर हो गया, तो अच्छा से उसको पुल करके नहीं पा रहा है, तो ये लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाएगा। उस वजह से अगर मान लो एटॉमिक साइज़ बढ़े आता है, एटॉमिक साइज़ बढ़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नहीं, आयोनाइजेशन एनर्जी जो क्या होगा हमारा घट जाएगा, ठीक है। और उसी तरह अगर हम लोग एटम का साइज छोटा हो जाएगा तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगा। अब न्यूक्लियर चार्ज पे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि हाँ भाई न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आपका आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ जाएगा। जैसे मान लो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया तो इसका न्यूक्लियर पुल अच्छे से बढ़ जाएगा, भाई जितना भी दूर रहेगा इलेक्ट्रॉन उसको अच्छा से पुल करके अट्रैक्ट करके अपने पास रख पाएगा, तो निकालना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, तो आपको ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, तो वही एनर्जी बढ़ जाएगा, तो वही। तो अब बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसे कैसे फैक्टर पे डिपेंड करता है, वो है आपका एटॉमिक साइज और न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। तो न्यूक्लियर चार्ज तो आपको पता है कि हाँ भाई न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा आपका तो आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बढ़ जाएगा, पूरी तरह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। बट अगर मान लो एटॉमिक साइज, मतलब देखो इसमें क्या करना है, इसको अट्रैक्ट करना अपने पास, तो समझो इसका साइज बड़ा रहेगा तो इजीली अट्रैक्ट कर पाएगा, या साइज छोटा रहेगा तब। सिंपल बात है, जब इसका साइज छोटा रहेगा तब बढ़िया से अट्रैक्ट कर पाएगा, तब इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई क्यों लेगा, क्योंकि देखो इतना इजीली ये अट्रैक्ट कर पा रहा है ना अपने पास, जैसे ही इजीली इसको अट्रैक्ट कर लिया तो भाई इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अच्छा खासा एनर्जी रिलीज करेगा वो, कि हाँ भाई इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा है, ये अच्छा से इसको ले पाएगा और अच्छा से एक एनर्जी रिलीज करेगा। तो एटम का साइज छोटा रहेगा तो ये इसके लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं डाउन द ग्रुप और अक्रॉस द पीरियड क्या क्या चेंजेस आता है, ठीक है। तो ये मैं यहीं पे कर देता हूँ। डाउन द ग्रुप बोलो या टॉप से बॉटम कह लो, ठीक है। और वही चीज अक्रॉस द पीरियड या लेफ्ट से राइट कह लो, ठीक है। पहले बात करते हैं डाउन द ग्रुप। अब डाउन द ग्रुप क्या होता है, डाउन द ग्रुप क्या होता है, आपका एटम का साइज बढ़ता है। तो जब एटम का साइज बढ़ रहा है तो आपको पता है कि आयनाइजेशन एनर्जी घटेगा, ठीक है। तो आपको मालूम चल गया कि हाँ यहाँ जाओगे तो आयनाइजेशन एनर्जी घटेगा अगर आप टॉप से बॉटम जाओगे तो। और वही चीज़ अगर आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो, ठीक है, क्रॉस द पीरियड जा रहे हो, तो इसमें क्या हो रहा है, आपका पहला तो साइज जो है वो छोटा हो जाएगा और आपका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ जाएगा। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो उस वजह से आपका आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, बढ़ जाएगा जब आप लेफ्ट से राइट जाओगे। बट वही चीज़ अगर आप इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ना मतलब ऐसा कुछ शो नहीं करता कि हाँ ये इंक्रीज कर रहा है तो इंक्रीज ही कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है तो डिक्रीज ही कर रहा है। आप बस एक रफ आइडिया लगा सकते हो, ऐसे इसमें एक्सेप्शन बहुत सारा है। पहले हम वो बता देते कि रफ आइडिया कैसे लेते हैं, ठीक है। यहाँ लिख दे रहे टॉप टू बॉटम
लेफ्ट से राइट। तो टॉप टू बॉटम आपको मालूम ही है कि हाँ भाई साइज़ घटेगा तो ये बढ़ेगा, तो अब नीचे जाओगे तो क्या होगा, साइज़ बढ़ेगा, ठीक है, साइज़ बढ़ रहा है, ठीक है, नीचे जाने टाइम तो साइज़ बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। अब आप सोच रहे हो कि हाँ भाई नीचे साइज तो बढ़ रहा है बट न्यूक्लियर चार्ज भी तो बढ़ रहा है, बट ये वाला जो फैक्टर होता है ना डाउन द ग्रुप में, ये ज़्यादा एफर्ट करे आता है, तो इस वजह से हमारा डिक्रीज करेगा। और जब लेफ्ट से राइट जाते हैं तो ये वाला फैक्टर ज़्यादा हमारा एफर्ट कर जाता है, इस तरफ ज़्यादा बढ़ता है और एटम का साइज भी हल्का हल्का कम होता है इस तरफ से। तो यहाँ पे आपको समझ जाएगा कि हाँ यहाँ पे इंक्रीज होगा आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो बोल दो, ठीक है। अब मैंने पहले ही बताया था कि हाँ भाई इसमें एक्सेप्शन बहुत सारे हैं। अब एक्सेप्शन के लिए मैं यहीं पे लिख देता हूँ इसको मिट के, जैसे आप ग्रुप 16 ले लो, 17 ले लो, ठीक है, क्या होगा, फ्लोरीन क्लोरीन, यहाँ होगा ऑक्सीजन सल्फर। तो रफ आइडिया के हिसाब से ऑक्सीजन ऊपर आता है टेबल में, तो इसका क्या होगा, ज़्यादा होगा, सल्फर का थोड़ा कम होगा इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी। एज आप नीचे जा रहे हो तो नीचे आपका साइज बढ़ रहा है तो ये आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होगा। उसी तरह इसमें भी होगा, बट असल में होता उल्टा है कि सल्फर का ज़्यादा होता है ऑक्सीजन से और इसमें भी क्लोरीन का ज़्यादा होता है फ्लोरीन से, मतलब फ्लोरीन और ऑक्सीजन इस मामले में इससे कम होता है और ये फ्लोरीन क्लोरीन से कम होता है, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन, तो और ऐसा एक्सेप्शन बहुत सारे हैं इसमें, तो इस वजह से हम लोग बस रफ आइडिया लेके चलते कि हाँ ऐसा ऐसा हो सकता है, बट ऐसा असल में होता नहीं ऐसा, क्योंकि इसमें बहुत सारे एक्सेप्शन है, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में, वो भी बहुत ज़्यादा ही आसान सा टॉपिक है। तो अब जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। टेंडेंसी ऑफ एन एटम इन अ मॉलिक्यूल टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। डेफिनेशन देख के तो सही बताया तो कुछ समझ में आया नहीं, एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। जैसे मान लो एक कोई एटम है ए, एक एटम है बी। अब ये दोनों ना दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो एटम ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, सबको मालूम है, ठीक है। ये क्या करेगा ना, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पूरी तरह से पुल करेगा और ये भी कुछ अमाउंट में पुल करेगा, ठीक है। तो यही जो पुल करने का जो टेंडेंसी है ना, उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग ले लेते हैं HCl, ठीक है। HCl में भी कुछ ऐसे रहता है, ये हो गया H और ये हो गया एटम आपका Cl का, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, ये ज़्यादा अपने तरफ खींचते थे, क्योंकि Cl जो है ना, मतलब क्लोरीन जो है, ये हाइड्रोजन से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव है। तो इस वजह से ये इसका जो शेड पेड ऑफ लोन इलेक्ट्रॉन है ना, ये हल्का इस तरफ शिफ्ट हो जाता है। हल्का इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा डेल हल्का सा पॉजिटिव नेगेटिव सा साइन और इस पे आ जाएगा हल्का सा पॉजिटिव का साइन, ठीक है। तो इस वजह से यही कोवेलेंट बॉन्ड जो है, इसको हम लोग कहते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। एज इसमें दो साइन आ जा रहा है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव, इस वजह से यही है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। असल में यही कि जो यहाँ पे जो शेड पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसको अपने तरफ, अपना न्यूक्लियस की तरफ जो पुल करने का टेंडेंसी होता है, इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। अब बात करते हैं ये जो दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है वो क्या क्या है और कैसे कैसे डिपेंड कर रहा है। पहला तो हमारा यही है न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। अब बताओ कि भाई न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा रहेगा तो पुल अच्छे से कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। हाँ भाई, अगर न्यूक्लियर चार्ज आपका बढ़ेगा तो आपका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये भी बढ़ेगा, सिंपल बात। और वही चीज़ एटॉमिक रेडियस ज़्यादा रहेगा तो फ़ायदा है या कम रहेगा तो फ़ायदा है। जैसे मान लो ये एटम है, ठीक है, इसको लोन पेयर यहाँ पे है, अगर मान लो इसका साइज़ छोटा है, कितना मस्त से ले लेगा अपने तरफ, अट्रैक्ट कर लेगा। तो अगर मान लो साइज़ छोटा रहेगा तो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा रहेगा और वही वाइस वर्सा, अगर साइज़ आपका बड़ा रहेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपका कम रहेगा। अब देखते हैं आपका डाउन द ग्रुप और अक्रॉस द पीरियड क्या क्या हो रहा है, ठीक है। डाउन द ग्रुप के लिए लिख दे रहे हैं डाउन द ग्रुप अक्रॉस द पीरियड क्या क्या चेंजेस आ रहा है, ठीक है। डाउन द ग्रुप मतलब टॉप टू बॉटम आप जा रहे हो, अक्रॉस द पीरियड मतलब आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो, लेफ्ट से राइट जा रहे हो, टॉप से बॉटम जा रहे हो, ठीक है। अब डाउन द ग्रुप जाओगे तो क्या होगा, आपका साइज बढ़ेगा। अब साइज बढ़ेगा तो क्या होगा, आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड, साइज बढ़ रहा है तो घट जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। ऐसे इधर जाएगा तो आपका एटॉमिक रेडियस जो बढ़ेगा वो आपका बढ़ रहा है। अब वही सेम चीज़ आप अक्रॉस द पीरियड जाओगे तो आपका इस तरफ क्या हो रहा है, पहला तो आपका साइज है वो छोटा होगा और आपका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ेगा। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा तो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
बढ़ेगा। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे बेसिकली तीन ही बहुत ज़्यादा मेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। पहला आपका फ्लोरीन है, क्लोरीन है और आपका एक ऑक्सीजन है। ठीक है, यही तीन एलिमेंट है जो बहुत अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव, और इसमें सबसे ज़्यादा है ये फ्लोरीन। फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है हमारा, एलिमेंट है हमारा पीरियोडिक टेबल का। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में आपको इतना ही पढ़ना था। अब इसके बाद आपका बस 2 टॉपिक बच जाता है। ठीक है, बस 2 टॉपिक, वो भी अभी पढ़ से डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला आपका एटॉमिक नंबर, जिसको हम लोग Z से डिनोट करते हैं, और दूसरा आपका मास नंबर, जिसको A से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो पहले बात करते हैं एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर इक्वल होता है आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन का, ठीक है, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का, एज दोनों सेम ही होता है। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर एक तरह से ना सबका यूनिक प्रॉपर्टी होता है। एज देखो, 2 एलिमेंट का 2-4 चीज़ सेम हो सकता है, बट कभी भी उसका एटॉमिक नंबर सेम नहीं होगा। तो ये एक तरह से क्या होगा, डिफ्रेंशिएट करता है। पहला पॉइंट डिफ्रेंशिएट करता है आपका, डिफ्रेंशिएट अमंग 2 एलिमेंट। ठीक है, अब मान लो आपको कोई भी एटॉमिक नंबर मालूम है कोई भी एलिमेंट का, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपको मालूम है कि उसका एटॉमिक नंबर है 12, तो आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर सकते हो, जैसे 282 हो गया, आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इजीली कर सकते हो। अब एक और पॉइंट है कि आपको अगर मान लो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मालूम चल गया, तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि वो कौन से पीरियड को बिलोंग करेगा, कौन से पीरियड को बिलोंग करेगा, या कौन से ग्रुप को बिलोंग करेगा। तो आप इजीली उसका जो पोजीशन रहेगा पीरियोडिक टेबल में वो फाइंड आउट कर सकते हो, वो भी एटॉमिक नंबर की हेल्प से। ठीक है, अब बात करते हैं मास नंबर क्या होता है। मास नंबर होता है आपका सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, अब रफली देखा जाए तो जो सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट होते हैं ना, लाइट एलिमेंट होते हैं, तो उसमें अगर मान लो जो जिसका एटॉमिक नंबर इवन है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हो गया आपका हीलियम हो गया, कार्बन हो गया। हीलियम का क्या होता है 2 और कार्बन का होता है 6। तो इसका जो एटॉमिक नंबर होगा, एटॉमिक बोल रहे मास नंबर होगा ना, वो आपका 2Z। अगर आपका इवन रहा तो देखो A हो गया आपका मास नंबर और Z हो गया आपका एटॉमिक नंबर, हमेशा इसका डबल होगा। तो 2 का डबल 4, 6 का डबल 12। बट यहाँ पे 2 एक्सेप्शन, आपको 2 एक्सेप्शन याद करना पड़ेगा। वो आपका एक बेरिलियम और एक है आपका आर्गन। आर्गन का आपका 18 होता है, बेरिलियम का आपका 4 होता है। तो 4 का इसका 8 होना चाहिए था, बस असल में होता है इसका 9। और 18 का डबल किया तो कुछ और होना चाहिए, मतलब 36 होना चाहिए, बट होता है 40। तो ये आपका 2 एक्सेप्शन हो गया, ये देख लो आप, एक्सेप्शन। ठीक है, एक्सेप्शन देख लो। अब बात करते हैं, अब बात करते हैं अगर मान लो ऑड हुआ, एटॉमिक नंबर ऑड हुआ तो क्या करना। ऑड हुआ तो कुछ नहीं करना, सिंपल है, ये रहेगा +1, ये आपका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप लिथियम ले लो, फ्लोरीन ले लो। ठीक है, लिथियम का क्या होता है 9, 3, इसका होता है 9, तो इसका क्या हो जाएगा 3 का डबल 6 +1 7, 9 का डबल 18, 18 + 1 19। ठीक है, अब इसमें भी 2 ठो आपका क्या कहते हैं एक्सेप्शन आ जाता है। वो एक्सेप्शन क्या है, पहले लिख देते हैं एक्सेप्शन, इसको याद करके जाइएगा, इससे क्वेश्चन भर भर के पूछेंगे एक्सेप्शन, क्योंकि भाई केमिस्ट्री में एक्सेप्शन बहुत होते हैं और क्वेश्चन सबसे ज़्यादा वहीं से आते हैं। एक्सेप्शन आपका आ जाएगा, पहला तो हाइड्रोजन, इसका 1 होता है एटॉमिक नंबर और मास नंबर भी 1 ही होता है। उस दूसरा होगा नाइट्रोजन, 7 होता है और 14 होता है। ठीक है, तो ये 2 एक्सेप्शन करके चल जाओ और बाकी ये वाला फॉर्मूला याद कर लो, आपका मास नंबर एटॉमिक नंबर निकल जाएगा। ठीक है, अब एक और चीज़ है आपका, वो है आपका रेशियो, किसका, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का। अगर न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो अगर 1 हुआ ना तो ये होगा स्टेबल। वही चीज़ अगर इसका रेशियो 1.5 या उससे ज़्यादा आया, अबव ये या इससे ज़्यादा है, तो ये करेगा अनस्टेबल। ठीक है, ये अनस्टेबल कहलाएगा और ये रेडियो एक्टिव होता है असल में, और ये क्या करेगा, रेडिएशन एमिट करेगा। और ये जो होगा आपका स्टेबल होगा और ये कोई रेडिएशन एमिट नहीं करेगा और रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं होता है। ठीक है, तो यही चीज़ था आपका
प्रोडक्ट टेबल में, और प्रोडक्ट टेबल इसके बाद आपका पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। अब आपका एक भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो मैंने नहीं छोड़ा है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, मैंने अभी देखा कि वीडियो थोड़ा सा नहीं, वीडियो बहुत ज़्यादा ही लंबा हो गया। पर मैं बता रहा हूँ, ये वीडियो मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा है, हर एक चीज़, हर एक बुक का कोना कोना, जो जो नोट लिखा था छोटा छोटा, मैंने हर एक चीज़ को कवर कराया। तो अगर आप ये वीडियो पूरी तरह से देख लोगे ना, भले 1.5 या 2x पे देख लो, आपको पूरी तरह से चैप्टर समझ में आ जाने वाला है। तो अगर आपको सच में पढ़ना है तो पूरा वीडियो ज़रूर देखना, और नहीं पढ़ना तो कोई बोल के फ़ायदा नहीं है। और ये क्या कहते हैं, आपके बुक के पीछे एक बढ़िया सा टेबल दिया हुआ है, ठीक है, रिवीजन के लिए, कि अक्रॉस द पीरियड और डाउन द ग्रुप में क्या क्या हो रहा है, ठीक है। तो वो ये वीडियो एंड होता ही मैं उसमें 2-3 सेकंड के लिए वो फोटो डाल दूंगा, तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या आपके बुक के पीछे है, आप उससे रेफर कर सकते हो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।